एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करती थी तो वो अपन ने बहुप्रभाविता देखा था। तो आज हम हेडिंग डालेंगे बहुजीनी वंशागति। अब बहुजीनी वंशागति ऐसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास बहुजीनी वंशागति या जिसे हम क्या कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो अपन ने मेंडल की वंशागति देख रहे थे। मेंडल की वंशागति में क्या था, एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करती थी। जब हम किसकी बात कर रहे थे, मेंडल की वंशागति, तो मेंडल की वंशागति को हम गुणात्मक वंशागति कहते हैं क्योंकि एक जीन एक लक्षण का नियंत्रण कर रही थी। फिर अपन ने बहुप्रभाविता में क्या देखा, एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कर रही थी। अब बहुजीनी वंशागति का मतलब है एक से ज्यादा जीन, और एक से अधिक जीन्स जब एक लक्षण का नियंत्रण करेंगी तो उसे क्या कहेंगे, बहुजीनी वंशागति। तो बहुजीनी वंशागति का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक जीन्स है। बहुजीनी का मतलब क्या हो गया, एक से अधिक जीन्स, और एक से अधिक जीन्स किसका नियंत्रण करेंगी, एक ही लक्षण का। तो जब एक से अधिक जीन एक ही लक्षण का नियंत्रण करे तो उसे क्या कहेंगे, बहुजीनी वंशागति। अब आप ये सोचो कि अगर एक लक्षण को नियंत्रण करने में एक से अधिक जीन्स काम करेंगी तो हर जीन अपना योगदान देगी उस लक्षण में। मान लेते हैं मानव में त्वचा का रंग है, तो मानव में त्वचा का रंग कौन नियंत्रित कर रहा है, तीन जीन्स। तो तीन जीन्स है और लक्षण कितना है, एक। तो तीन जीन एक लक्षण का नियंत्रण कर रही है, मतलब तीनों जीन उस लक्षण में अपना योगदान डाल रही है। इसलिए इस वंशागति को क्या कहते हैं, मात्रात्मक वंशागति। मात्रात्मक वंशागति का मतलब एक ही लक्षण में हर जीन अपना योगदान दे रही है। इससे फर्क क्या पड़ता है, जब तक अपन ने मेंडल की वंशागति देखी थी तो एक जीन एक लक्षण थे और एक लक्षण के दो ही रूप थे। जैसे हाइट थी तो लंबा या बोना, बीज का रंग था पीला हरा, बीज का आकार था गोल झुर्रीदार, एक लक्षण के दो ही रूप थे। अब यहां पर मानव में त्वचा का रंग काला गोरा ही होता है क्या, इतने सारे ये सारे गेहूं ने भूरे ने अलग अलग रंग, तो मानव में त्वचा के रंग के कई सारे रूप होते हैं। मानव में लंबाई सिर्फ लंबा और बोना होता है क्या, नहीं, बहुत सारे कद होते हैं। तो इसका मतलब ये सब किसका उदाहरण है, बहुजीनी वंशागति। तो पहली तीन चीजें, बहुजीनी वंशागति का तात्पर्य है कि जब एक से अधिक जीन्स किसको नियंत्रित करेंगी, एक लक्षण को, और जब एक से अधिक जीन्स एक ही लक्षण को नियंत्रित करेंगी तो इसे हम क्या कहेंगे, मात्रात्मक वंशागति कहेंगे। और इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं, मानव में त्वचा का रंग, मानव में लंबाई, और गेहूं होता है, गेहूं का जो दाना होता है उसकी परिधि को कहते हैं कर्नल। तो कर्नल का रंग भी कौन नियंत्रित करता है, एक से अधिक जीन्स। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, बहुजीनी वंशागति के। लिखेंगे बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस प्रक्रिया में एक से अधिक जीन्स, इस प्रक्रिया में एक से अधिक जीन्स एक लक्षण का नियंत्रण करती हैं। एक से अधिक जीन्स एक लक्षण का नियंत्रण करती हैं। अतः प्रत्येक जीन या युग्म विकल्पी, अतः प्रत्येक जीन या युग्म विकल्पी उस लक्षण में अपना योगदान दर्शाती है। प्रत्येक जीन अथवा युग्म विकल्पी
उस लक्षण में अपना योगदान दर्शाती है। इस कारण इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है। इस कारण इसे मात्रात्मक वंशागति भी कहा जाता है। मात्रात्मक वंशागति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। हां, टीवी नहीं होना, वो स्क्रीन नहीं चल रही। ठीक है, अब इसमें उदाहरण, बहुजीनी वंशागति के उदाहरण आप ये लिख लो। मानव में त्वचा का रंग, मानव में हाइट, गेहूं में कर्नल का रंग। तो अब देखो, इसमें मानव में त्वचा का रंग एक लक्षण है, कितनी जीन नियंत्रित कर रही है? 3 जीन, बहुजीनी वंशागति। मानव में हाइट एक लक्षण है, कितनी जीन नियंत्रित कर रही है? 3। और गेहूं में कर्नल का रंग एक लक्षण है, कितनी जीन नियंत्रित कर रही है? 2। ठीक है, अब देखो उदाहरण देखते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? गेहूं में कर्नल का रंग। गेहूं में कर्नल का रंग एक लक्षण है, और उस लक्षण को कितनी जीन नियंत्रित कर रही है? 2 जीन्स। हम मान लेते हैं वो 2 जीन्स ए और बी है। ठीक है, तो अब मैंने ये लिख लिया आपने, तो अब मैंने यहां पर ले लिया गेहूं के कर्नल का रंग। अब गेहूं के कर्नल का रंग कितनी जीन नियंत्रित कर रही है? 2 जीन्स है, मैंने ले लिया ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, 2 जीन्स है। इनकी अप्रभावी रूप स्मॉल ए स्मॉल बी। यहां से युग्मक कितने प्रकार, ये कौन सा प्रकार का बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। F1 पीढ़ी आ गई, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका स्वपरागन करेंगे। स्वपरागन का मतलब है इसी को इसी के साथ क्रॉस करेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? 16। इसमें 2 संकरित हैं 4 युग्मक, इसमें 2 संकरित है 4 युग्मक, कुल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 16 कॉम्बिनेशन। 16 कॉम्बिनेशन का जो F2 पीढ़ी का अनुपात आएगा। अब याद रखना, ये द्विसंकर संकरण नहीं है कि 9:3:3:1। वो तो 2 अलग अलग जीन्स 2 अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित कर रही थी, तब हो रहा था। यहां पर दोनों जीन्स एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रही हैं, तो इसका लक्षण प्रारूप आपको ध्यान में रखना है 1:4:6:4:1। यह लक्षण प्रारूप अनुपात है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे 1:4:6:4:1, तो आपके पास कैसा ग्राफ आएगा? एक बेल आकार का या बेल शेप्ड ग्राफ आएगा। तो यह भी आपसे पूछ सकते हैं कि जब बहुजीनी वंशागति होती है, जब एक से अधिक जीन एक ही लक्षण का नियंत्रण करती हैं, तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा? बेल शेप का दिखाई देगा। बना लो एक बार। इसमें मनीष जी इनकंप्लीट डोमिनेंस करना है। ये एंथरियम मेजस या जो डॉग प्लाडप होता है स्नैपड्रैगन, वो किसका उदाहरण है? उसमें पुष्प का रंग अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकंप्लीट डोमिनेंस।
हाँ, ये जीन्स सेम गुणसूत्र पर भी हो सकती हैं, अलग अलग पर भी हो सकती हैं, लेकिन लक्षण एक ही नियंत्रण करेंगी। समान पर भी हो सकती है, भिन्न पर भी हो सकती है। ठीक है, लिख लिया। अनुपात 1:4:6:4:1। ले लें आगे। अब गेहूं में कर्नल का रंग अपन ने देखा। अब नेक्स्ट आता है मानव में त्वचा का रंग। अब मानव में त्वचा का रंग कितनी जीन्स नियंत्रित कर रही हैं? 3 जीन्स। अब देखो, अगर तीनों जीन्स प्रभावी, यदि तीनों जीन्स प्रभावी हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, तीनों जीन प्रभावी होती हैं, यानी तीनों जीन्स काम कर रही हैं प्रभावी, तो सबसे काला रंग होगा। सबसे काले रंग को हम क्या कह सकते हैं? नीग्रो। तो सबसे काले रंग का व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? नीग्रो। फिर आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, इसमें कोई जीन प्रभावी नहीं है। इसका मतलब इसमें सबसे जिसको हम रंजकहीन, एल्बिनो कहते हैं, मतलब ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों विरोधी हैं। सबसे काला नीग्रो है और सबसे सफेद क्या हो गया? एल्बिनो। अब यहां से आपके पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहां से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और इसका क्रॉस करोगे तो बीच का रंग आएगा गेहुआ, जिसे आप कह सकते हो, इसे कहते हैं मुलेटो। भाई सबसे काले रंग का व्यक्ति ले लिया मैंने, एक सबसे गोरे रंग का व्यक्ति ले लिया, उनका क्रॉस कराया तो मध्यवर्ती आएगा। मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? जिसका गेहुआ रंग होता है उसे क्या कहते हैं? मुलेटोस कहते हैं। अब इसका आप स्वपरागन करोगे, जब आप इसी को इसी के साथ क्रॉस करोगे तो संभावनाएं कितनी आएंगी? कॉम्बिनेशंस कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 1 2 3 संकरित है, 8 युग्मक। 1 2 3 संकरित है, 8, 8 इंटू 8, 64 कॉम्बिनेशन या संभावनाएं आएंगी। और 64 कॉम्बिनेशन की F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात आएगा 1:6:15:20:15:6:1। 64 कॉम्बिनेशन, इसका भी आप ग्राफ बनाओगे। 1 6 15 20 15 6 1। तो ये भी आपके पास ग्राफ कैसा आएगा? बेल शेप्ड ग्राफ आएगा। मतलब ये दोनों इक्वेशन में आपको सिर्फ अनुपात ध्यान में रखना है। इसका क्या आया? 1 6 15 20 15 6 1, और दो जीन का क्या आया? 1 4 6 4 1। मतलब आप इसको कह सकते हो, अब बहुजीनी वंशागति में 3 तरह के प्रश्न बनते हैं, और 3 तरह के प्रश्न ही बन सकते हैं।
पहला तो सिंपल आपसे पूछ लेंगे बहुजनी वंशागति होता क्या है, या उसका उदाहरण पूछ लेंगे। तो हमको पता है बहुजनी वंशागति में एक लक्षण को एक से ज्यादा जीन्स नियंत्रित करती हैं, और उसमें उदाहरण हमें मालूम है, मानव में लंबाई, मानव में त्वचा का रंग, गेहूं में कर्नल का रंग, और यह मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है। तो थ्योरी तो आपके पास इसमें पूछ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल या सवाल इसमें न्यूमेरिकल दो तरीके के बना सकते हैं। पहला आपसे बना सकते हैं कि बहुजीनी वंशागति में लक्षण प्ररूप कितने बनेंगे। आपसे यह पूछ सकते हैं कि मान लो एक जीन है, एक लक्षण है, और एक लक्षण को 4 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं। तो एक लक्षण को 4 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं, आपको मालूम चल गया किसका उदाहरण है, बहुजीनी वंशागति। तो अब अगर एक लक्षण को 4 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं तो लक्षण प्ररूप कितने बनेंगे। तो आपको लक्षण प्ररूप का सिंपल सा सूत्र याद रखना है, लेकिन यह केवल किसके लिए काम करेगा, बहुजीनी वंशागति के लिए। तो बहुजीनी वंशागति में अगर आपको लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है 2n+1। और इसमें n क्या है भाई, n है जीन्स की संख्या। अब एक मिनट, कैसे, मान लो एक लक्षण को 2 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं, एक लक्षण को 2 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं, तो कितने लक्षण प्ररूप आएंगे, 5। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। जब एक लक्षण को 2 जीन्स नियंत्रित करती हैं तो लक्षण प्ररूप की संख्या कितनी हो गई, 5। कैसा सूत्र लगाया, 2n+1। जब एक लक्षण को 3 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं, 7। एक लक्षण को 3 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं तो लक्षण प्ररूप की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर एक लक्षण को 4 जीन्स नियंत्रित कर रही हैं, 9, 2n+1। तो आपको जब कभी भी बहुजीनी वंशागति में लक्षण प्ररूप की संख्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र क्या याद रखना है, 2n+1 लिख लो, जिसमें n आपके पास क्या हो गया, जीन्स की संख्या। ठीक है, पहला सवाल। अब दूसरा न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछ सकते हैं कि अगर एक लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित कर रही है तो अपन ने कहा था हर जीन का योगदान होगा। अगर मानव के त्वचा के रंग में 3 जीन्स काम कर रही हैं तो हर जीन का युग्म विकल्पी उस लक्षण में अपना योगदान देगा। तो योगदान पे प्रश्न आ सकता है। अब योगदान पे प्रश्न कैसे निकालोगे, इधर ध्यान देंगे। बहुजीनी वंशागति में यदि आपको एक जीन का योगदान निकालना है, बहुजीनी वंशागति में आपसे यह पूछा जाए कि उसमें एक जीन का योगदान क्या है, तो आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में प्रभावी जीनी प्ररूप दे रखा होगा, उसमें से अप्रभावी जीनी प्ररूप को माइनस करना है, और उसको किससे डिवाइड करना है, प्रभावी युग्म विकल्पी की संख्या से। बहुजीनी वंशागति में अगर एक जीन का योगदान निकालना है तो सूत्र क्या होगा, प्रभावी जीनी प्ररूप में से अप्रभावी जीनी प्ररूप को माइनस करके किससे डिवाइड करेंगे, प्रभावी युग्म विकल्पी की संख्या से। एक सवाल देखते हैं कैसे यूज करना है। 1 मिनट, मैंने कहा 3 जीन्स हैं और मैंने आपसे कहा 3 जीन्स जो हैं वो पादप में आणविक भार का नियंत्रण कर रही है। कितनी जीन्स हैं, 3 जीन्स, और 3 जीन्स क्या कर रही हैं, पादपों में आणविक भार का नियंत्रण। लक्षण कितना है, 1। कितनी जीन नियंत्रित कर रही है, 3। किसका उदाहरण है, बहुजीनी वंशागति। अब आपको इसमें दे रखा है कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी,
इसका भार है 300 ग्राम, और आपको दे रखा है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, इसका भार आपको दे रखा है 180 ग्राम। ठीक है, इसका भार आपको कितना दे रखा है 300 ग्राम, इसका भार आपको दे रखा है 180 ग्राम, और आपसे पूछा गया कि इसमें प्रत्येक जीन का योगदान कितना होगा। तो प्रत्येक जीन का योगदान कैसे निकालोगे? प्रभावी जीनी प्ररूप कहां है? ये रहा। तो प्रभावी जीनी प्ररूप कितना है? 300। उसमें से किसको माइनस करोगे? अप्रभावी जीनी प्ररूप को, 180, और डिवाइड किससे करोगे? प्रभावी युग्म विकल्पी की संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 प्रभावी युग्म विकल्पी है। 120/6, एक जीन का योगदान कितना निकाल लिया? 20 ग्राम। लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, ये एक पहला स्टेप है सवाल सॉल्व करने का। किसी भी जीन का योगदान हमेशा ऐसे ही निकलेगा, प्रभावी जीनी प्ररूप में से अप्रभावी जीनी प्ररूप को माइनस करके किससे डिवाइड करोगे? प्रभावी युग्म विकल्पी की संख्या से। अब सवाल यह है, इस क्वेश्चन में अब आपको यह बताना है कि इस जीनी प्ररूप का भार कितना होगा। अब सवाल यह है कि एक जीन का योगदान तो आपने निकाल लिया, बट यह सवाल कोई नहीं पूछेगा। सवाल यह पूछेगा कि अब इस आधार पर इस जीनी प्ररूप का कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका भार क्या होना चाहिए। कोशिश करो एक बार, फिर मैं बताता हूं। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपने एक जीन का योगदान कितना निकाला? 20 ग्राम। एक जीन का योगदान कितना निकाला? 20 ग्राम। अब मुझे बताओ, जीन कार्य कब करती है? जब वो प्रभावी होती है या अप्रभावी? प्रभावी। जब वो अप्रभावी होगी तो काम करेगी ही नहीं, प्रभावी अवस्था में काम करेगी। तो यहां पर प्रभावी युग्म विकल्पी कौन सा है? 1 2 3। तो 20 ग्राम आपने जो योगदान निकाला है वो प्रभावी का निकाला, अप्रभावी तो काम ही नहीं करेगी। इसका भार 20, इसका योगदान 20, इसका योगदान, तो 20 20 20 कितने हो गए? 60। अब 60 आंसर हो नहीं सकता। क्यों? आप सोचो, जब सब अप्रभावी थे तो भी 180 था, मतलब न्यूनतम मान कितना है? 180। तो न्यूनतम मान में किसको जोड़ दोगे? 60 को। एक का योगदान तो 20, 20 योगदान किसका आया? प्रभावी का या अप्रभावी का या दोनों का? प्रभावी का, क्योंकि अप्रभावी तो काम करती ही नहीं। तो आपने देखा कि इसमें प्रभावी युग्म विकल्पी 3 है, तो हर का योगदान 20 20 20 60। 60 में न्यूनतम मान को जोड़ना पड़ेगा। 60 में न्यूनतम मान, मतलब जब सब अप्रभावी थे, न्यूनतम मान कितना है? 180, उतना तो जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 240 ग्राम। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। जब 6 प्रभावी थे तो 300 था, तो 3 प्रभावी हैं तो 60 कम भी हो गए भाई, 3 कम हो गए तो 60 कम भी हो गए, 300 में से 60 कम करो तो भी 240 आएगा। लेकिन तरीका ऐसा नहीं है। तरीका आप क्या करोगे? हर प्रभावी युग्म विकल्पी का योगदान निकालोगे और उसमें किसका वैल्यू जोड़ दोगे? मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू उसमें जोड़कर आंसर निकाल लोगे। क्लियर है 240 क्यों आया? अब आप करोगे खुद, पक्का? लिख लो, फिर नेक्स्ट करते हैं।
ले लूं आगे? ठीक है, ये न्यूनतम मान हमेशा जोड़ना पड़ेगा। मतलब न्यूनतम मान क्यों जोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि जब कोई भी जीन प्रभावी नहीं है तो भी 180 ग्राम भार तो आ ही रहा है। इतना भार तो पादप में हमेशा मिलेगा। यह न्यूनतम भार है। यह पानी के कारण हो सकता है, किसी भी दूसरे कारण हो सकता है। तो जो आपके पास जोड़ने के बाद हमेशा किसको जोड़ना है? मिनिमम वैल्यू वाले को जोड़ना ही है। ठीक है, आओ अब करते हैं एक और। अब मैंने यहां पर कहा आपसे दो जीन्स पादप में हाइट को नियंत्रित कर रही है। ठीक है, दो जीन्स हैं, दो जीन्स क्या कर रही हैं? पादपों में हाइट का नियंत्रण। किसका उदाहरण हो गया? बहुजीनी वंशागति। क्योंकि एक लक्षण है, एक लक्षण को कितनी जीन्स नियंत्रित कर रही हैं? दो जीन्स। अब आपको दे रखा है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसकी हाइट 32 सेंटीमीटर दे रखी है। स्मॉल ए, स्मॉल बी की हाइट 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपको इस जीनी प्ररूप की हाइट निकालनी है। नौ मतलब एक एक अलग अलग हाइट क्या निकाली आपने? योगदान निकाला पहले और फिर? करो आंसर, करो कोशिश तो। क्या आंसर आया भाई? हाँ, सही। सबसे पहले तो एक जीन का योगदान निकालेंगे। जीनी प्ररूप का हाइट निकालने से पहले योगदान निकालेंगे। योगदान में प्रभावी जीनी प्ररूप 32 माइनस अप्रभावी जीनी प्ररूप 22। डिवाइड किससे करना है? प्रभावी युग्म विकल्पी से। प्रभावी दो ही हैं। प्रभावी युग्म विकल्पी कितने हैं? दो। तो 12 डिवाइडेड बाय 2, एक जीन का योगदान कितना आया? 6 सेंटीमीटर। एक का योगदान कितना आया? 6। अब यहां पर यह प्रभावी है 6, यह प्रभावी है 6, यह प्रभावी है 6। 6 12 6 कितने हो गए? 18। 18 में किसको जोड़ोगे? 20 को। न्यूनतम मान तो जोड़ेंगे। 18 प्लस न्यूनतम मान को जोड़ोगे 20, आंसर आएगा 38 सेंटीमीटर। सही। अपन ने क्या किया? प्रभावी जीनी प्ररूप को अप्रभावी जीनी प्ररूप से माइनस किया। किससे डिवाइड करोगे? प्रभावी युग्म विकल्पी। इसमें प्रभावी युग्म विकल्पी 2 हैं। तो 32 माइनस 20 बटा 2, एक का योगदान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब इधर देखो कितने प्रभावी युग्म विकल्पी है? 1 2 3। तो 3 इंटू 6 18। 18 में न्यूनतम मान जोड़ोगे 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 38 सेंटीमीटर। क्लियर? एक और कर ले, पक्का इस बार सब गलत मत करना भाई। ठीक है, आ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, 38 कैसे आया? करो।
हाँ हाँ, तो जब भी तो इसमें एक ज्यादा है, तो देखो 32 से एक ज्यादा 6, 38। कैसे भी कर लो लॉजिक। इसमें दो प्रभावी थे तो 32, इसमें कितने प्रभावी हैं? 3, तो एक प्रभावी बढ़ गया, उसका योगदान कितना था? 6। 32 प्लस 6 38, कैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा। यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी चारों थोड़ी प्रभावी हैं। दो प्रभावी हैं तो 32 सेंटीमीटर है, कोई प्रभावी नहीं है तो 20 है। तो एक योगदान कैसे निकाला? 32 में से माइनस किया 20। प्रभावी युग्म विकल्पी कितने थे? 2, तो 2 से डिवाइड किया मैंने। हाँ, फॉर्मूला लगाया, प्रभावी जीनी प्ररूप नहीं दे रखा ना आपसे, यही तो क्वेश्चन चेंज किया मैंने। अगर चारों कैपिटल होते तो मैं डिवाइड किससे करता? बटा 4, लेकिन दो ही प्रभावी हैं तो मैंने डिवाइड किससे किया? है ना। अब आप नेक्स्ट, वही मैंने कहा यहां पर, वही दो जीन्स पादपों में हाइट का नियंत्रण कर रही है। अब गलत मत करना भाई। ठीक है, आपको जीनी प्ररूप दे रखा है और इस जीनी प्ररूप की हाइट आपको निकालनी है आराम से, गलती मत करना आप। शाबाश। बस अब सही है, अब थोड़ी गलती करोगे। 22 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए भाई। प्रभावी जीनी प्ररूप 27 माइनस अप्रभावी जीनी प्ररूप। अब डिवाइड किससे करोगे? प्रभावी युग्म विकल्पी कितने हैं? 1 2 3 ही है। प्रभावी युग्म विकल्पी 3, तो आपके पास 15/3। एक जीन का योगदान कितना आया? 5 सेंटीमीटर। एक जीन का योगदान आया 5 सेंटीमीटर। इसमें कितने हैं? 1 2, तो 5 और 5 10। 10 में न्यूनतम वैल्यू जोड़ दो 12। आंसर क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर। पक्का क्लियर सबको? बहुजीनी वंशागति में इसके अलावा कोई प्रश्न बना ही नहीं सकते। हमने एक जीन का योगदान भी निकाल लिया और उस जीन के योगदान के आधार पर कोई भी जीनी प्ररूप का मान आप निकाल सकते हो। पक्का सबको क्लियर? बहुजीनी वंशागति। चलो फिर हेडिंग डालेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास लिंग निर्धारण या जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब पहली चीज इसमें लिंग निर्धारण में आपको पहली चीज याद रखनी है,
अपन अभी कुल 46 गुणसूत्र की बात कर रहे थे। तो 46 गुणसूत्र में हम कह रहे थे 44 तो ऑटोजोम्स होते हैं, अलिंगिक गुणसूत्र, और 2 XX या XY क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र। तो ये X या Y को लैंगिक गुणसूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण में कार्य करते हैं। तो लिंग निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले या लिंग निर्धारण में कार्य करने वाले गुणसूत्रों को हम लोग लैंगिक गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स या और किस नाम से जानते हैं, एलोसोम्स। तो लैंगिक गुणसूत्र और कौन से हैं, एक्स और वाई है। और एक्स गुणसूत्र की खोज का श्रेय एनसीईआरटी में दे रखा है, किसको जाता है, हेनकिंग नामक वैज्ञानिक को। उन्होंने 1891 में 1891 में किसकी खोज की थी, एक्स गुणसूत्र की। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में प्रयुक्त होंगे उन्हें ही क्या कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम्स। और एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी, हेनकिंग ने। लिखेंगे पॉइंट, तो हेडिंग डाल देंगे लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले गुणसूत्रों को लिंग निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले गुणसूत्रों को लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम्स कहा जाता है। लिंग निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले गुणसूत्रों को लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, और ब्रैकेट में ये एक्स गुणसूत्र को पहले एक्स बॉडी कहते थे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स गुणसूत्र या एक्स बॉडी की खोज हेनकिंग ने 1891 में की थी। हिंदी के एनसीईआरटी में शायद गलत प्रिंट हो गया है 1819, सही क्या है 1891। ब्रैकेट में एक्स गुणसूत्र या एक्स बॉडी की खोज हेनकिंग ने 1891 में की थी। हेनकिंग ने 1891 में की थी। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सा है, ये टॉपिक थ्योरी वाला है। इसमें आपसे ये पूछेंगे कि लैंगिक निर्धारण कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार का लैंगिक निर्धारण किन किन में देखा जाता है। सामान्यतः इस पे सवाल मैच द कॉलम्स पे आते हैं। एक तरफ लिंग निर्धारण का प्रकार होगा, एक तरफ जानवरों का होगा, और आपको मैच करना होता है किस प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। तो अब हेडिंग डाल देंगे लिंग निर्धारण के प्रकार। और लिंग निर्धारण के प्रकार में पहला आएगा XXXY प्रकार। मतलब ये XXXY प्रकार का लिंग निर्धारण मानव हम में देखा जाता है। अब कैसे, देखो क्या याद रखोगे इसमें, बहुत सिंपल शॉर्ट में। इसमें XX तो क्या होती हैं, मादाएं। मादा या फीमेल्स कैसी होती हैं, XX, और नर या पुरुष क्या होते हैं, XY। इसका मतलब मादाओं के से हमेशा X गुणसूत्र ही आएगा। तो मादाएं हमेशा X गुणसूत्र ही युग्मक में डालेंगी, इसलिए मादाएं क्या होंगी, समयुग्मी। समयुग्मी को हम अंग्रेजी में कहते हैं होमोगेमीटिक। क्यों, क्योंकि मादा से हमेशा ही एक X गुणसूत्र ही आएगा, लेकिन नर से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है।
मतलब युग्मक में योगदान जो नर हैं वो x भी दे सकते हैं, y भी दे सकते हैं। तो समयुग्मी हो या विषम युग्मी? तो नर हमारे पास क्या हो गए? विषम युग्मी। और जो विषम युग्मी होगा यानी हेटेरोगेमेटिक, लिंग निर्धारण में कौन काम करेगा? वही काम करेगा। भाई मादा से तो x ही आना है, अगर नर से x आया तो वह पुत्री बनेगी, और नर से y आया तो पुत्र बनेगा। तो लिंग निर्धारण में कौन प्रयुक्त होंगे? नर। तो लिंग निर्धारण में कौन प्रयुक्त होंगे? नर। नर क्यों प्रयुक्त होंगे? क्योंकि वो क्या होते हैं? विषम युग्मी होंगे। और इस प्रकार का लिंग निर्धारण एनसीईआरटी के हिसाब से मानव में है। ड्रोसोफिला, एनसीईआरटी के हिसाब से ड्रोसोफिला भी इसमें आएगा। और एक पादप होता है मिलेंड्रियम पादप। इनके अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार का होगा? XX XY। XX में मादाएं क्या हो गई? समयुग्मी, एक ही प्रकार का युग्मक बनाएंगी। नर में X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है, मतलब विषम युग्मी है, और इसलिए लिंग निर्धारण में कौन प्रयुक्त होगा? नर प्रयुक्त होंगे। तो मतलब पुत्र या पुत्री आने की प्रायिकता 50%। ठीक है, तो लिंग निर्धारण में कौन प्रयुक्त हो रहे हैं? नर। मतलब पुत्र या पुत्री होने की प्रायिकता कितनी है? 50। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक दंपत्ति के 3 पुत्र हैं, चौथी पुत्री हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 50%। भाई आपके पास पहला पुत्र हो तो भी 50%, दूसरा पुत्र हो 50%, तीसरा हो 50%, पहली पुत्री हो, दूसरी पुत्री हो, तीसरी पुत्री हो, किसकी प्रायिकता क्या रहेगी? 50। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, मैंने आपसे कहा एक दंपत्ति के 3 पुत्र हैं, चौथी पुत्री होने की प्रायिकता 50%। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि एक दंपत्ति के 3 पुत्रियां होने की प्रायिकता। अब मैंने कितनी पूछी है? 3 पुत्री की। एक पुत्री की प्रायिकता 1/2, दूसरी की भी 1/2, तीसरी की भी 1/2, तीनों की मिलाकर पूछूं तो क्या हो जाएगा? 1/8। अगर आ जाए एक दंपत्ति के 4 पुत्र आने की संभावना 1/16, एक की 1/2, दूसरी की भी 1/2, तीसरी की भी 1/2, चौथे की भी 1/2, तो चारों की मिलाकर 1/16। मतलब जब एक से अधिक प्रायिकता पूछ ली जाए तो आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। एक दंपत्ति की 5 पुत्रियां आने की प्रायिकता 1/32। तो अगर प्रायिकता एक से ज्यादा की पूछी जाएगी तो आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो पहले प्रकार का लिंग निर्धारण हमने देख लिया, XX XY प्रकार। लिख लिया, ये उदाहरण लिख लिए। अब दूसरा, अब सेकंड मैंने आपको यहां पर दे दिया, सेकंड आता है ZZ ZW प्रकार का लिंग निर्धारण। यह बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? 1 मिनट। इसमें जो नर हैं
वो एक ही प्रकार का युग्मक बनाएंगे, यानी नर क्या हो जाएंगे, समयुग्मी, एक ही प्रकार का युग्मक बनाएंगे। जबकि मादाएं जो हैं उनसे Z भी आ सकता है, W भी आ सकता है, मादाएं क्या हो गई, विषम युग्मी। तो लिंग निर्धारण में कौन काम करेगा, मादाएं। अतः लिंग निर्धारण में मादा प्रयुक्त होती है। और इस प्रकार का लिंग निर्धारण कहां देखने को मिलेगा, पक्षियों में। सबसे इंपॉर्टेंट, पक्षियों में और सरीसर्प में किस प्रकार का लिंग निर्धारण है, ZZ ZW। पक्षी यानी बर्ड्स और सरीसर्प, पक्षी में तो इन सब में लिंग निर्धारण ZZ ZW प्रकार का है। नर समयुग्मी होंगे, मादा विषम युग्मी होगी, और जो विषम युग्मी होगी वही लिंग निर्धारण में कार्य करेगी। फिर आता है XX X0। अब XX X0 में देखो क्या होगा, इसमें मादाएं वापस XX हो जाएंगी। मतलब मादा कैसी हो गई, समयुग्मी हो गई। मादा से तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, लेकिन जो नर है, नर में एक गुणसूत्र कम हो गया। X0 का मतलब है एक कम है, तो नर में आपके पास क्या हो गया, एक गुणसूत्र की कमी। तो एक गुणसूत्र की कमी है, इसका मतलब या तो नर से X आएगा या कुछ नहीं आएगा। तो लिंग निर्धारण में कौन काम करेगा, नर ही काम करेंगे। तो लिंग निर्धारण में नर प्रयुक्त होंगे। और यह लिंग निर्धारण कहां देखा जाता है, ग्रास हॉपर और कॉकरोचेज में, कीटों में। फाउल्स पक्षी होती हैं, मुर्गी जैसी होती हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। ZZ ZW किस में होगा, पक्षियों में, सरीसर्प में। XX X0 प्रकार किस में होगा, ग्रास हॉपर और कॉकरोच जैसे कीटों में। XX X0 में लिंग निर्धारण किसके कारण हो रहा है, नर। ZZ ZW में लिंग निर्धारण मादा। XX XY में नर में। ठीक है, ले लूं आगे। फिर चौथा आता है हमारे पास अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण, जो किसमें होता है, मधुमक्खियों में, हनी बीज में। ठीक है, तो चौथा हमारे पास मधुमक्खी या हनी बीज में लिंग निर्धारण। और मधुमक्खी या हनी बीज में होता है किस प्रकार का लिंग निर्धारण, अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण।
ठीक है, अब एक सेकेंड, क्या मतलब है? ग्रास ऑपर टिड्डा होता है भाई। अगुणित इसमें कैसे होंगे? नर। नर कैसे होंगे? अगुणित। गुण सूत्रों की संख्या उनमें 16, और मादाएं जो होती हैं वो द्विगुणित होती हैं, उनमें गुण सूत्रों की संख्या 32। तो पहले तो मधुमक्खी या हनी बीज में लिंग निर्धारण है। हनी बीज में लिंग निर्धारण में नर कैसे होते हैं? अगुणित, और मादाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित। अब क्यों? एक मिनट ध्यान से देखेंगे। इसका पूरा सिस्टम एनसीईआरटी में, मैंने यहां पे ले ली मादा, और मादा मैंने ले ली यहां पर क्वीन बी, क्योंकि जनन सक्षम कौन सी होती है? क्वीन बी 2n है। अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, और मियोसिस से इसमें क्या बनेगी? अंड कोशिका, और अंड कोशिका क्या होगी? n। फिर यहां पर नर होंगे। नर को क्या कहते हैं? द्रोण्स। और नर हमारे पास अगुणित है। नर से आपके पास क्या बनेंगे? शुक्राणु, n। अब अगर अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन हो जाए, अगर अंड कोशिका और शुक्राणु का क्या हो गया? निषेचन, तो निषेचन से फिर क्या बन जाएगी? 2n। मतलब किसका निर्माण होगा? मादाओं का। तो मादाएं 2n क्यों होती हैं? क्योंकि मादाएं किसके माध्यम से बनती हैं? निषेचन के द्वारा निर्मित। तो मधुमक्खियों में मादाओं का निर्माण कैसे होगा? निषेचन के द्वारा। लेकिन अगर इस अंड कोशिका में निषेचन नहीं होता, अगर इस अंड कोशिका में निषेचन नहीं होता, तो ये n ही रह जाएगा, और किसका निर्माण होता है? नर का। तो मधुमक्खियों के नर अगुणित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना निषेचन के निर्मित होते हैं, और बिना निषेचन के निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। तो बिना निषेचन के निर्मित, पार्थेनोजेनेसिस। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नर के पिता नहीं होते। नर के पिता क्यों नहीं है? क्योंकि माता की अंड कोशिका को कोई शुक्राणु मिला ही नहीं, यानी वो बिना निषेचन के निर्मित हुई है। तो मधुमक्खियों के जो नर होते हैं उनमें क्या नहीं होंगे? पिता नहीं होंगे। दादाजी हो सकते हैं, नाना जी, दादाजी, हाँ, पर पिता नहीं होंगे ना। ये देख लो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब मादाओं में दो चीजें याद रखनी है। अगर मादा को भोजन में रॉयल जेली मिलती है तो फिर वो क्वीन बी बनती है, और क्वीन बी होती है जनन सक्षम, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उसमें जनन क्षमता है, और अगर नहीं मिलता, पोषण पर्याप्त नहीं मिलता, तो फिर श्रमिक बनते हैं, वर्कर्स। याद रखना, श्रमिक होंगी तो मादाएं, लेकिन बांझ होती हैं या स्टराइल। और नर कैसे होंगे? जनन सक्षम। ठीक है। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसा हो गया? वापस अगुणित द्विगुणित प्रकार का। नर कैसे होंगे? अगुणित, क्योंकि कैसे बन रहे हैं? बिना निषेचन के। मादाएं निषेचन के द्वारा निर्मित होंगी। मादा क्वीन बी भी होती है, श्रमिक भी होती है। जनन सक्षम कौन होगी? क्वीन बी। लेकिन बांझ कौन से होंगे? श्रमिक या वर्कर्स।
बढ़ाना है, एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो यार। एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है। बोल दिया, बोल दिया। ठीक है ना, वैसे ही है, एक छत्ते में एक ही रानी होती है, क्वीन भी एक ही होती है। ये चूजे, मुर्गियां, ये सब पक्षियों में आते हो, इन सब में लिंग निर्धारण ZZZW होगा। ठीक है, लिख लिया। अब एक स्पेशल केस लिखेंगे हम लोग, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। ये क्वीन बी के आगे लिखा है फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब जनन सक्षम। ठीक है, ले लूं आगे। तो अब हमारे पास एक स्पेशल केस हम देखेंगे, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। अब देखो, ये स्पेशल केस ध्यान में रखना है। वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से ड्रोसोफिला का लिंग निर्धारण XXXY है, लेकिन अगर ऑप्शन में XXXY नहीं आए तो आपको ध्यान में रखना है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझाने में एक वैज्ञानिक थे CB ब्रिजेस, उनका एक सिद्धांत काम करता है जिसे हम कहते हैं जीनिक बैलेंस सिद्धांत। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण स्पेशल केस है, और ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण स्पेशल केस है जो किसने दिया है? CB ब्रिजेस ने, जिसे क्या कहते हैं? जीनिक बैलेंस थ्योरी। उन्होंने यह बताया कि ड्रोसोफिला में केवल लैंगिक गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम नहीं करते, ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अनुपात लिंग निर्धारण तय करता है। तो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कौन तय करता है? X और A का अनुपात। कैसे? अगर X और A का अनुपात 1 आ जाए तो किसका विकास होगा? मादा का। अगर X और A का 1 से अधिक आ जाए तो सुपर मादा, या जिसे हम कहते हैं मेटा फीमेल्स। अगर X और A का अनुपात 0.5 आता है तो नर विकसित, और X और A का अनुपात 0.5 से कम आता है तो मेटा मेल्स, और अगर X और A का अनुपात 0.5 और 1 के मध्य आता है
तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यलिंगी इंटरसेक्स, मतलब आधा शरीर नर का आधा शरीर मादा का, गाइनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं इसको। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण का सिद्धांत किसने समझाया था? सीबी ब्रिजेस और जीनिक बैलेंस थ्योरी ने। वो ये कहता है कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कौन तय करता है? एक्स और ए का अनुपात। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि एक ड्रोसोफिला का जीनी प्रारूप है 3a प्लस एक्स एक्स एक्स। ड्रोसोफिला का जीनी प्रारूप क्या है? 3a प्लस एक्स एक्स एक्स। ये ड्रोसोफिला किसमें विकसित होगी? मादा। एक्स कितने हैं? 3। ए कितने हैं? 3। एक्स और ए का अनुपात क्या आया? 1। 1 आया तो मादा विकसित होगी। सवाल आ जाए आपके पास 2a प्लस एक्स एक्स एक्स, ये मादा किसमें विकसित होगी? मेटा फीमेल। तो एक्स और ए का अनुपात आप निकाल लेना, और जो एक्स और ए का अनुपात आएगा उस हिसाब से विकसित हो जाएगी। तो लिख लेंगे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, लिख लेंगे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण सीबी ब्रिजेस के द्वारा दी गई, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण सीबी ब्रिजेस के द्वारा दी गई जीनिक बैलेंस सिद्धांत समझाता है। सीबी ब्रिजेस द्वारा दिया गया जीनिक बैलेंस सिद्धांत समझाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण इस सिद्धांत के अनुसार ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण एक्स गुणसूत्र व ऑटोजोम का अनुपात तय करता है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण एक्स गुणसूत्र और ऑटोजोम का अनुपात तय करता है, और यह अनुपात लिख लो। अगर x और a का अनुपात 1 है तो मादा, 1 से अधिक है तो मेटा फीमेल, x और a का अनुपात 0.5 है तो नर, 0.5 से कम है तो मेटा मेल्स, और 0.5 और 1 के मध्य है तो मध्यलिंगी। ठीक है ना? ये जीनी प्रारूप आ गया 3a प्लस एक्स एक्स एक्स। तो x और a का अनुपात कितना आगा? 3/3 1। 1 मतलब मेटा, तो क्या बनेगी? 1 मतलब मादा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास लिंग निर्धारण है। सिंपल ध्यान में रखना है किस प्रकार का लिंग निर्धारण, और वो किस प्रकार का लिंग निर्धारण किन जीवों में या जंतुओं में देखा जाएगा, ध्यान रखना है।
ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है क्रोमोसोमल। ये मेटा मेल्स का मतलब या मेटा फीमेल्स का मतलब होता है जिनमें लैंगिक लक्षणों का विकास अधिक होता है। तो जब लैंगिक लक्षणों का विकास जरूर से ज्यादा हो जाता है तो उनको सुपर मेल्स या मेटा मेल्स या सुपर फीमेल्स या मेटा फीमेल्स कहते हैं। ठीक है, अब वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे, सटन और बॉवरी। तो सटन और बॉवरी ने किस वर्ष में? 1902 में कौन सा सिद्धांत दिया? गुणसूत्र या वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। और इसका प्रायोगिक प्रमाण मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन ने। तो ये पॉइंट लिख लेंगे पहले तो, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन और बॉवरी ने 1902 में दिया था। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन और बॉवरी ने 1902 में दिया था और इसका प्रायोगिक प्रमाण या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टी.एच. मॉर्गन ने। प्रायोगिक प्रमाण टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। अब देखो ये सिद्धांत क्या कह रहा था, ये सिद्धांत जो कहना चाह रहा है उसको अपन ने शुरुआत में ही देखा था। मतलब अपन ने शुरुआत में जब आनुवांशिकी चालू की थी तो अपन ने क्या देखा था कि जीन्स कहां पर पाई जाती हैं? गुणसूत्रों पर। जीन्स के जोड़े होते हैं जो समजात गुणसूत्रों के समान वी स्थल पर पाए जाते हैं। तो वो हमको सबसे पहले किसने बताया? सटन और बॉवरी ने। देखो जब सटन एंड बॉवरी अध्ययन कर रहे थे तो जब ये अध्ययन कर रहे थे तो ये दो चीजों पर ध्यान दे रहे थे। एक तो मेंडल के वंशागति के नियम की बात हो रही थी कि मेंडल ने कारक की बात कर रहे थे मेंडल, बट अपन ने देखा था मेंडल की प्रॉब्लम क्या थी? मेंडल कभी भी प्रायोगिक प्रमाण नहीं दे पाए। मेंडल कभी ये नहीं बता पाए कि ये कारक है क्या, दिखता कैसे है। उन्होंने केवल ये कहा कि कारक लक्षणों को नियंत्रित करता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है, बट लोगों ने पूछा है क्या, तो बता नहीं पाए। वो ये बता ही नहीं पाए कि वो जीन है या डीएनए है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहा है। अब क्या हुआ, सटन एंड बॉवरी ने देखा कि यार मेंडल की जो वंशागति के नियम है ये कारक जोड़े में है, लक्षणों का नियंत्रण कर रहे हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, ये बात हो रही थी। दूसरा, कोशिका विभाजन पर अध्ययन चल रहा था। कोशिका विभाजन में लोग गुणसूत्रों की बात कर रहे थे कि ये गुणसूत्र भी जोड़े में पाए जाते हैं जिनको समजात गुणसूत्र कहते हैं, और ये भी पृथक होते हैं और ये भी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो सटन एंड बॉवरी को लगा कि यार ये गुणसूत्र के जोड़े हैं, मेंडल कह रहा है कारक के जोड़े हैं। गुणसूत्र एक का पृथक्करण होता है, अलग अलग होते हैं, मेंडल में भी वो युग्म विकल्पी पृथक होते हैं। फिर ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणसूत्र जाते हैं, कारक भी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इन दोनों का सामंजस्य ही किसका आधार है? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब देखो ये बहुत आसान क्या कह रहा है, जैसे एक मानव कोशिका ले लेते हैं अपन। ये मानव कोशिका है,
ये मानव कोशिका के अंदर केंद्रक है। कितने गुणसूत्र होते हैं अपने अंदर? 46। 46 का मतलब है 23 जोड़े। ये एक गुणसूत्र है, ये उसका जोड़ा है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये उसका जोड़ा है। ये गुणसूत्र के जोड़े हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन? समजात गुणसूत्र। ये एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, ये दूसरा समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। ये एक जोड़ा, दो, तीन, ऐसे 23 समजात गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। अब हमें पता है ये किससे बने हुए हैं, इसमें डीएनए है, और हमें पता है जो डीएनए प्रोटीन बनाता है वही जीन है। तो ये जीन के युग्म विकल्पी, ये जीन उसके जोड़े युग्म विकल्पी, जीन उसके युग्म विकल्पी। मैंने कह दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां पर भी यही। इधर मैंने कह दिया जीन है तो कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, यही हो गए। ये हमें पता है, लेकिन ये हमको कब बताया, किसने बताया? सटन एंड बॉवरी ने। तो सटन एंड बॉवरी का वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत से पहली चीज हमें मालूम चली कि ये जीन वास्तविक रूप से कहां पर पाई जाती हैं? गुणसूत्रों पर। पहला लक्षण है कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन, या ये जीन्स कहां पर पाई जाती हैं? क्रोमोसोम्स पर, गुणसूत्रों पर। अब गुणसूत्र के जोड़े हैं जिसे कहते हैं समजात गुणसूत्र, और समजात गुणसूत्र पर जीन के भी क्या पाए जाते हैं? जोड़े पाए जाते हैं, जिसे हम युग्म विकल्पी कहते हैं। तो जीन्स कहां पर उपस्थित हैं? गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र का जोड़ा होता है, इसका मतलब जीन का भी जोड़ा है, जिसको युग्म विकल्पी कहते हैं। फिर जब मियोसिस 1 का एनाफेज 1 होता है तो ये जोड़ा अलग होता है, ये जोड़ा अलग होता है। तो मियोसिस के एनाफेज 1 में समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। और अगर समजात गुणसूत्र अलग अलग होंगे, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा, तो उन पर उपस्थित जीन के जोड़े का भी पृथक्करण होगा। यही बताया। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा, ये तो ठीक है, एनसीईआरटी ने आपको 2 कॉलम बना के दे रखे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, 3 लक्षण है, और नीचे एक सवाल पूछा है कि जीन कौन सी है, गुणसूत्र कौन सा है, और आपने कैसे पता किया। तो पहला बिंदु तो है जोड़े में उपस्थित। अब जोड़े में उपस्थित तो दोनों है, जीन भी जोड़े में उपस्थित है, गुणसूत्र भी जोड़े में उपस्थित है। भाई हाथ और अंगुलियां, मैं 2 हाथ हैं और दोनों हाथों पर अंगुलियां हैं। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताओ हाथ जोड़े में उपस्थित है या अंगुलियां जोड़े में उपस्थित है? आप बोलोगे दोनों। मतलब जोड़े में उपस्थित है वो मैं नहीं कह सकता कि जीन है या गुणसूत्र, दोनों जोड़े में है। फिर मैंने आपसे कहा कि मियोसिस के एनाफेज 1 में इनका पृथक्करण होता है। तो सर दोनों का होता है। मैं अगर दोनों हाथों को अलग अलग कर रहा हूं तो उस पर उपस्थित अंगुलियां भी अलग अलग हो रही है। तो एनाफेज 1 में पृथक्करण से भी मुझे नहीं पता चल रहा कि जीन की बात हो रही है या गुणसूत्र की बात हो रही है। तीसरा बिंदु एनसीईआरटी में दे रखा है, और तीसरा बिंदु क्या दे रखा है सुनना। एक में दे रखा है स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से पृथक होते हैं, और दूसरी जगह दे रखा है एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से पृथक होता है। ठीक है, एनसीईआरटी, क्योंकि तीसरे पॉइंट से ही मालूम चलेगा कि जीन की बात हो रही है या गुणसूत्र की। स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, और एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग हो रहा है।
ये जीन, ये गुणसूत्र। कैसे? देखो, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग हो रहा है, गुणसूत्र। और एक जोड़े पर एक जीन होती है या कई सारी होती हैं? तो आज ये गुणसूत्र इस गुणसूत्र से अलग हुआ, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से अलग हुआ, उस कारण एबीसी, ये सारे जीन के जोड़े एक दूसरे से अलग हुए। हाथ समजात गुणसूत्र, अंगुलियां जीन्स। तो एक हाथ का जोड़ा दूसरे हाथ के जोड़े से अलग हुआ, गुणसूत्र। उसके कारण चार अंगुलियों के जोड़े एक दूसरे से अलग हुए, अंगुलियां यानी जीन्स। तो जब स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, ए बी सी या डी ई, तो ये किसकी बात हो रही है? जीन की। और एक गुणसूत्र का जोड़ा दूसरे गुणसूत्र जोड़े से अलग हो रहा है, किसकी बात हो रही है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। आई बात समझ में सबको? आपको सिर्फ इतना इमेजिन करना है, जो हमारे शरीर, हमारे हाथ के जोड़े गुणसूत्र हैं और हाथों पर जो अंगुली और अंगूठे हैं वो जीन्स हैं। तो हाथ भी जोड़े में, अंगुलियां भी जोड़े में, फर्क नहीं, दोनों पृथक्करण होते हैं, सेम चीज। लेकिन जब एक हाथ का जोड़ा दूसरे हाथ के जोड़े से अलग होता है, तो उस पर उपस्थित बहुत सारी अंगुलियों के जोड़े दूसरी अंगुलियों के जोड़े से अलग हो रहे हैं। पक्का? क्लियर? लिख लें पॉइंट्स। तो आप मतलब हम यही वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के लक्षण। लक्षण पहला, जीन्स गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं। जीन्स गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जीन्स व समजात गुणसूत्र जोड़े पर उपस्थित होते हैं। जीन्स व समजात गुणसूत्र जोड़े में उपस्थित होते हैं। तीसरा, जीन व गुणसूत्रों के जोड़े, जीन व गुणसूत्रों के जोड़े मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में पृथक्करण दर्शाते हैं। पृथक्करण। और आखिरी पॉइंट ऐसे लिख लो, जीन अलग लिख लो, गुणसूत्र अलग लिख लो, क्योंकि इससे पता चलेगा जीन की बात हो रही है, गुणसूत्र की बात हो रही है। जीन में लिख लेंगे, लास्ट में अलग से पॉइंट, एक जीन का अलग लिख लेना, गुणसूत्र का अलग। जीन में स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से पृथक्करण दर्शाते हैं। स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से पृथक्करण दर्शाते हैं। और गुणसूत्र में लिख लेंगे, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से पृथक्करण दर्शाता है। एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से पृथक होता है। गुणसूत्र में एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से पृथक होता है। ठीक है? तो देखो भाई,
एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमारे पास आनुवांशिकी पूरी हो गई है। एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स जो थे वो अपन ने देख लिए, लेकिन हमारी आनुवांशिकी कल कंप्लीट होगी, क्योंकि हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत जो आपका जैव विकास एवोल्यूशन में दे रखा है उस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए हम उसको आनुवांशिकी में पढ़ेंगे। और कोशिका द्रव्य वंशागति है और जीन अभिक्रियाएं हैं जो अभी के एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में है, तो वो भी हमको पढ़ना है। तो कल हमारा आनुवांशिकी का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नई वाली एनसीईआरटी, अभी के एनसीईआरटी के हिसाब से हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं वो अपन कल आनुवांशिकी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो कल बात करेंगे।